बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करना है और जितना लॉन्ग क्वेश्चन में आता है उतना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और मैंने इजी वर्डिंग में लिख दिया, ये आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहले 2 पैराग्राफ नहीं पूछते, ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं कल डिस्कस करूँगा। आज मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो लॉन्ग में आता है। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन यहाँ पे है, जो बुक में दूसरे पैराग्राफ की आखिरी लाइन में लिखी हुई है कि पोटेंशियोमीटर क्या है। मीटर का वर्ड जब आता है ना तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ना एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओमोमीटर, गलवानोमीटर। इस तरह पोटेंशियोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो पैमाइश करता है ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, एक्यूरेटली मेजर करता है। ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। वो क्यों करता है ये अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो पोटेंशियोमीटर की वाला डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हमारे पास इसका प्रिंसिपल जो है, ये बुक में तो लिखा नहीं हुआ लेकिन बोर्ड में पूछते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्योंकि जो वायर की लेंथ बढ़ती है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और बाय ओम लॉ V = YR होता है, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा वायर की लेंथ के बढ़ने से। इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये जो है बुक में तीसरे पैराग्राफ से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस है कि लंबी सी वायर पर मुश्तमिल होता है जो तकरीबन 400 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, और इसके ऊपर एक स्लाइडली कॉन्टैक्ट होता है, मूव कर रहा होता है। ये रियोस्टेट की तरह काम करता है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन रियोस्टेट जैसी नहीं है। रियोस्टेट तो वायर वाउंड होती है ना, रियोस्टेट तो एक वायर वाउंड रजिस्टर है, लेकिन ये जो हमारे पास है पोटेंशियोमीटर ये वाउंड वायर नहीं बल्कि ये लॉन्ग वायर है, लंबी सी वायर है 400 सेंटीमीटर की, जिसके ऊपर स्लाइडली कॉन्टैक्ट मूव कर रहा है। काम उसकी तरह ही करता है लेकिन कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है इसकी। जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको मैं शो भी करवाऊँगा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है ये एक लॉन्ग वायर में मुश्तमिल होता है, जिसकी थिकनेस क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, जिसके ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसके नीचे अभी डायग्राम शो करवा देना। अब यहाँ पे अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस वायर के 2 टर्मिनल फिक्स टर्मिनल के साथ बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ और एक फिक्स टर्मिनल स्लाइडिंग कनेक्ट मैं वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे आप ये देखें जो करंट फ्लो करेगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। जिस तरह मैंने वीडियो स्टेट वाले टॉपिक में आपको बताया था कि बाय ओम लॉ जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे वो किस तरह आएगा, टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर दूंगा। अब पॉइंट ए और सी के दरमियान जो वोल्टेज है वो किस तरह आएगा, जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो आप यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करते तो ई और कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर आएगा। अब जो स्लाइडिंग करंट स्लाइड करेगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी तो रेजिस्टेंस चेंज होगी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम 0 to R। ऐसा ही है, जब वो पॉइंट ए पे होगा रेजिस्टेंस 0 होगी बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, क्योंकि लेंथ 0 है। जो पॉइंट ए से हम सी की बी की तरफ जाएंगे तो पॉइंट ए और सी के दरमियान लेंथ बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास VBC की वैल्यू भी चेंज होगी 0 से लेके E तक। यानी कि हमारे पास जब स्मॉल आर 0 है तो VSC 0 है, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आएगा तो पॉइंट ए और सी के दरमियान वोल्टेज EMF के बराबर आ जाएगा। एंड दिस अरेंजमेंट जो है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, इसी को हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन EMF। यानी कि कंस्ट्रक्शन में हमने ये डिस्कशन करनी है कि ये एक लॉन्ग वायर में मुश्तमिल होती है जो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे किस मकसद के लिए, अननोन EMF को फाइंड करने के लिए। वो किस तरह फाइंड करता है वो मैं डिस्कस करता हूँ वर्किंग में।
अब वर्किंग भी हेडिंग दे सकते हो और डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन ईएमएफ भी हेडिंग दे सकते हो। अब पोटेंशियोमीटर की मदद से हम किसी सेल की अननोन ईएमएफ हमने निकालनी, फर्ज की ये सेल है जिसकी मैंने अननोन ईएमएफ निकालनी, तो इसमें पॉइंट ए और सी के दरमियान कनेक्ट कर दूंगा थ्रू गलवानोमीटर। अब यहाँ पे आप देखें पॉजिटिव टर्मिनल दोनों बैटरीज का, पोटेंशियल डिवाइडर वाली बैटरी का भी और जो अननोन सेल है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे हमने कनेक्ट किए हुए हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वही इसके पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है, वही इसके पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अननोन ईएमएफ वाला सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट सी सेम पोटेंशियल पे है या नहीं, ये हमें गलवानोमीटर बताएगा। अगर गलवानोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंट सी और नेगेटिव टर्मिनल भी सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, क्योंकि गलवानोमीटर जीरो करंट शो कब करेगा, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, जब इसकी दोनों साइड का पोटेंशियल सेम होगा। तो अब इसको स्लाइड करते जाते हैं पॉइंट ए से बी के दरमियान। जब गलवानोमीटर जीरो करंट शो करेगा हम कहेंगे पॉइंट ए और पॉजिटिव टर्मिनल तो सेम पोटेंशियल पे थे, पॉइंट सी और नेगेटिव टर्मिनल भी सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट जो वी ए सी है ना, जो पॉइंट ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वो अननोन ईएमएफ के इक्वल होगा। कि मैंने बताया कि इन ऑर्डर टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ सेल वी कनेक्ट it between point A and C through galvanometer. Correct. Should be noted that positive potential divider and इसका positive and EX are connected to same point A. So if in loop AG यानी AGCA, ठीक है, तो if in loop AGC point C and negative null of EX will be at same potential then no current will flow through galvanometer. तो हम यहाँ पे पॉइंट सी को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास गलवानोमीटर क्या शो करे, जीरो करंट शो करे। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट ए और सी के दरमियान वोल्टेज है वो अननोन ईएमएफ के इक्वल ही है। यानी जो हमने पॉइंट ए और सी के दरमियान वोल्टेज का फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी को हम अननोन ईएमएफ कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है स्मॉल एल और कैपिटल एल। यहाँ पे स्मॉल एल क्या है, स्मॉल एल यहाँ पे लेंथ ऑफ दी वायर है बिटवीन पॉइंट ए एंड सी जब गलवानोमीटर जीरो करंट शो करेगा। और कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल टोटल लेंथ ऑफ दी वायर है। तो यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस निकालना इतना आसान नहीं है जितना लेंथ कैलकुलेट करना है। हमारा कंसर्न तो यहाँ पे रेशियो के साथ है, तो रेशियो दोनों की इसमें सेम आएगी, चाहे आप रेजिस्टेंस की रेशियो लो चाहे लेंथ की रेशियो लो। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर हुई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अननोन ईएमएफ। अगर स्मॉल एल की वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे कि अननोन ईएमएफ बढ़ी है। अगर स्मॉल एल की वैल्यू स्मॉल है तो हम कहेंगे अननोन ईएमएफ छोटी है, क्योंकि छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल आंसर छोटा ही कर देगी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर की मदद से हम लोग जो ईएमएफ फाइंड करते हैं वो ग्रेटर देन ई फाइंड नहीं कर सकते। ग्रेटर देन ई का मतलब क्या है कि ये जो बैटरी है ना इससे बड़ी अगर वैल्यू है ना अननोन ईएमएफ की तो हम नहीं निकाल सकते। यानी अगर ये 15 वोल्ट है तो ये जो सेल हाँ जिसकी अननोन ईएमएफ हमने निकालनी है 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास ई एक्स की वैल्यू अननोन जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर वाले सेल की ईएमएफ से बड़ी होगी ना, तो फिर स्मॉल एल को कैपिटल एल से बड़ा होना पड़ेगा। देखें ना ये 15 है, ठीक है, ये 15। अगर आप इसको 20 अननोन ईएमएफ 20 है तो स्मॉल एल और कैपिटल एल की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वो 15 से मल्टीप्लाई होकर 20 आंसर देगी ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो स्मॉल एल कैपिटल एल से बड़ा नहीं हो सकता, यानी इस केस में हमें नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो कैसे हम निकालेंगे अननोन ईएमएफ, समझ आ रही बात। लेकिन अगर ई एक्स की वैल्यू ई से छोटी है ना, यानी ये 12 है और ये 10 वोल्ट है, तो स्मॉल एल और कैपिटल एल की वैल्यू लेस देन 1 भी होगी तो ये दोनों साइड बराबर हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये 15 है ये 12 है तो 15 को आप 0.9 से भी मल्टीप्लाई करो तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.75 से भी मल्टीप्लाई करो तो 12 आंसर आ सकते हैं, यानी वहाँ पे हमें नल पॉइंट मिल जाएगा। तो यही बताया कि बाय यूजिंग पोटेंशियल मीटर वी कैन नॉट फाइंड ईएमएफ ग्रेटर देन ईएमएफ ई ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर बिकॉज इन दिस कंडीशन नल कंडीशन विल नॉट अचीव। यानी हमें फिर वो पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहाँ पे गलवानोमीटर जीरो करंट शो करेगा। ठीक है, वर्किंग में आखिरी बात आप ये बता देना कि पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। क्यों ये एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट।
जबकि वोल्ट मीटर वगैरह जो होते हैं वो करंट ड्रा कर लेते हैं, हम कैसे करते हैं कल मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछें कि पोटेंशियोमीटर जब वोल्टेज मेजर करता है तो सर्किट में से ड्रा करता है कितना करंट, तो आप कह रहे हैं जीरो करंट, इसलिए एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप पूछे नहीं एक्यूरेट क्यों है, तो हम कहते हैं बगैर कि करंट ड्रा किए मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी इंस्ट्रूमेंट कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं ये मैं डिस्कस करूँगा वह कल के लेक्चर में। अब कंपैरिजन ये है टू सेल, अब इसके जरिए हम दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट की दो सेल ने एक E1 E2, इन दोनों में फिक्स और स्लाइडिंग नट के दरमियान जोड़ रहा हूँ। अब ये जो स्विच है ये टू वे स्विच है। अगर मैं पॉइंट ए को सी से जोड़ूंगा तो सेल 1 कनेक्ट हो जाएगा, पॉइंट बी को सी से जोड़ूंगा तो सेल 2 कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें दोनों सेल को सेपरेटली कनेक्ट करके इनके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे, यानी जिस पे किलोवाट जीरो करंट शो करेगा। तो E1 जो होगा उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, E2 का फॉर्मूला ये होगा बैलेंसिंग लेंथ के लिहाज से। अब इन दोनों को इनको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो E और कैपिटल L तो घट जाएंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो रेशो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ की होगी वही रेशो EMF की होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, अगर L1 L2 के बराबर होगा ना तो E1 भी E2 के बराबर है। अगर L1 L2 से भरा है तो E1 E2 से भरा है, यानी जिस सेल की EMF भरी होगी उसकी बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगी, भरी। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले वाला टॉपिक है ना, उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं सर्किट को सॉल्व करने के, जिसमें उसने बताया कि पहले आपने सर्किट बनाना है, फिर आपने लूप्स डिसाइड करने हैं, फिर आपने इक्वेशंस बनानी है, किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। तो वो पॉइंट्स आप पढ़ लेना, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हमने ये किया था, सर्किट को सॉल्व करने के लिए पहले सर्किट बनाया, फिर हमने लूप्स डिफाइंड किए, फिर हमने करंट की डायरेक्शन अज्यूम की, फिर किरचॉफ रूल को अप्लाई किया और इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लिया था। तो वैसे आप रीड आउट कर लेना। तो पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें आपने डिफाइन करना है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन थर्ड पैराग्राफ की 10वीं 12वीं लाइन तक है, फिर वर्किंग मीन्स थर्ड पैराग्राफ थर्ड लास्ट की लाइन से मेरा ख्याल शुरू हो जाती है। वर्किंग के बाद आपने कंपैरिजन को डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।